तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका से आई उस खबर की जिसने पूरे बाजार का मूड खराब कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान से फार्मा सेक्टर का मूड खराब हो गया। आखिर फार्मा पर टैरिफ का भारतीय कंपनियों पर कितना असर होगा, किन कंपनियों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है, इसका पूरा एनालिसिस बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। H1B वीज़ा और IT क्षेत्र के बाद अब ट्रंप बने हैं एक फार्मा शेयरों के लिए कड़वी गुट्टी या एक सरदर्द। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने फार्मा पे 100% टैरिफ लगाया है, इसके चलते आज फार्मा शेयरों में 2 से 2.5-3% तक की आपको मंदी दिखाई पड़ रही है। ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट्स जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं खास करके और जो बिग फार्मा कंपनीज हैं, 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ का इन्होंने ऐलान किया है। फाइन प्रिंट अभी आना बाकी है, तो किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा ये ऑब्वियसली उसके बाद तय होगा। लेकिन यूएस में अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या आप मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रहे हैं तो शायद आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो फार्मा टैरिफ है इसके रिलेटेड सर्कुलर अभी भी बाकी है। इंडिया के लिए क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट भारत जितनी भी दवाएं एक्सपोर्ट करता है उसका 40% हिस्सा यूएस में एक्सपोर्ट होता है। और फर्स्ट हाफ में भारत ने लगभग $4 बिलियन के आसपास के फार्मा प्रोडक्ट्स यूएस में बेचे। और कहीं ना कहीं अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो इनका मानना यह है कि भारत जो है अफोर्डेबल जेनेरिक दवाएं यूएस मार्केट्स को बेचते हैं और यूएस मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले 30 से 40% सस्ते दरों पे भारतीय कंपनी अपनी जेनेरिक दवाएं बेचते हैं। तो शायद जेनेरिक दवाओं को इस टैरिफ से अलग कर दिया जाए या इनको एक राहत दी जाए। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो सन फार्मा छोड़ के बाकी सभी लार्ज कैप फार्मा कंपनियों के पास कहीं ना कहीं यूएस में एक प्लांट है। और सन फार्मा की पर्टिकुलरली बात करें तो इनके पास जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है और जो ब्रांडेड पोर्टफोलियो है जो कि 10 से 15% सेल का है, उतना असर यहाँ आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज लुपिन, इनकी कहीं ना कहीं सब्सिडरी है जो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो शायद इनको एग्जेम्पशन मिले। लेकिन हाँ, अगर हम फार्मा कंपनीज़ की बात करें तो जो आज सबसे ज़्यादा शेयर्स गिरे हैं खास करके ग्लैंड फार्मा, ओरो फार्मा, इनके लगभग 50% से ज़्यादा सेल्स यूएस मार्केट से आते हैं। सन फार्मा और सिप्ला के केस में लगभग 1/3 सेल्स उनके यूएस मार्केट से आते हैं। वही बात करें बाजार की तो ट्रंप के फार्मा टैरिफ ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी में करीब 1% तक की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 733 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 236 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली हावी रही। मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, आज के बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो डेफिनेटली मूड खराब होने वाली ही बात है, बिकॉज बाजार में एक हमें काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। इस टाइम पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब 24,650 के आसपास आके बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो हमें जम के पिटाई देखने को मिली है। मिड कैप करीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे 2.5% तक का जो गोता है वो लगता हुआ नजर आया है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो आज आईटी पैक में काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो बना हुआ था। फार्मास्यूटिकल पैक में भी एक पेन जो है वो पर्सिस्टेंटली दिखाई दे रहा था। केवल एक ऑटो ऐसा सेक्टर था जहां पे मॉर्निंग से हमें थोड़ा सा एक बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा था, जिसके लिहाज से कुछ ऑटो सेक्टर स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें हमें ग्रीन मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक डायरेक्टली अब आते हैं, देखते हैं कौन सी कंपनी ऐसे मार्केट में आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है। लार्सन एंड ट्यूब्रो करीबन 3% के गेन देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स 1.5%, आईटीसी करीबन 1.5% और आयशा मोटर्स की बात करी जाए तो करीब 1% की बढ़त यहां पे देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए अगर तो इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटर्नल और टाटा स्टील में जो पेन है वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आया है। मिड कैप का एक बार चार्ट लेके आइए सामने, यहां पे देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम है। अशोक लेलैंड यहां पे करीबन 1% की बढ़त, बीएससी में 0.5%, साथ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी जाए तो केवल 0.5% से भी कम की हमें बढ़त देखने को मिली है। देखिए 3 ही नाम थे मिड कैप में, वो भी एकदम मार्जिनल हमें अपर साइड में जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब बात करेंगे गिरने वाले शेयर्स की तो बायोकॉन देखिए 5% की गिरावट, सेल 4.5%, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 4.5% और ओरेकल फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो 4% की लूजिंग स्ट्रीक यहां पे भी देखने को मिली। तो डेफिनेटली हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन जिस तरीके से इमेजिन किया गया था वैसा तो बिल्कुल नहीं गया है। बेयर्स का जो बोलबाला है वो काफी ज्यादा हायर नोट पे रहा है।
चले बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें करीब 8 साल की लड़ाई में जेएसडब्ल्यू स्टील को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भूषण स्टील के रेजोल्यूशन प्लान को सही ठहराया है और अपना पुराना फैसला बदल दिया है। डिटेल्स ले लेते हैं इस खबर पर असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, जेएसडब्ल्यू स्टील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड डिटेल दे देता हूँ। 2017 में जो जेएसडब्ल्यू है उसने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के लिए 19,700 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान दिया था। 2019 में इसको एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और 2 महीने को अपना आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्लान को गलत ठहरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड है उसको लिक्विडेशन में जाने के निर्देश दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई सारी प्रक्रिया में खामियां थी और इसमें पारदर्शिता नहीं थी, तो उसको लेकर के जो जेएसडब्ल्यू है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश के ऊपर रोक लगा दी और उस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से की। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेजोल्यूशन प्लान को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी अच्छी ऑब्जर्वेशन भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम जो क्रेडिटर्स हैं उनकी बात मान लेते हैं तो एक डिजास्टर्स होगा। यहाँ पर जो जेएसडब्ल्यू है उसने आईबीसी के जो जितने भी मापदंड है उसका सही से पालन किया। उसने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, जो कंपनी घाटे में थी उसको प्रॉफिट में लेकर के आया। हमको कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके हितों की भी रक्षा करनी है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और जेएसडब्ल्यू के जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको ठहराया। तो अब 8 साल बाद उस पूरे मामले को एक फाइनलिटी जो है हम कह सकते हैं मिल गई है। जी शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के हित में ट्रेड डील को जल्द अंजाम देने के लिए भविष्य में भी बातचीत जारी रहेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के 2 दिनों के यूएस दौरे से वापस लौटने के बाद सरकार ने यह बड़ा बयान दिया है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा अपडेट है? जिस तरह से एक काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट सरकार की तरफ से दी गई है, क्या लग रहा है कब तक ये डील अंजाम पर जाती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल उस वक्त ये बयान आया है जब अमेरिका की तरफ से फार्मास्यूटिकल्स पर 100% का टैरिफ लगा दिया गया। भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो अभी पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री उनकी अध्यक्षता में जो टीम डेलीगेशन यूएस गई थी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, उस पर यह कहा जा रहा है कि जो बातचीत हुई है, बैठकें हुई हैं, काफ़ी सकारात्मक रही हैं और आगे भी बातचीत जारी रहेंगी। इस दौरान जो खासतौर से जो इंडियन डेलीगेशन आया था उन्होंने ये यूएस के सरकार के साथ कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। जो डील से जुड़े हुए मुद्दे हैं जहां पर बातचीत अटकी हुई है उन सभी मुद्दों पर बातचीत की और दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया कि डील जो हो दोनों के लिए फायदेमंद हो और ऐसी डील्स के लिए जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। इस पर आगे बातचीत भी जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, हालांकि बहुत ही स्लो पेस में बढ़ रही है और इंगेजमेंट जारी रखा जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वहां पर जो वहां पे यूएसटीआर हैं, वहां के एम्बेसडर हैं, इन सभी लोगों से मुलाकात की। साथ ही साथ वहां पर जो अमेरिकी बिजनेस हैं, कंपनियां हैं, उनसे भी मुलाकात की, निवेशकों से भी मुलाकात की। माहौल भारत के लिए काफी पॉजिटिव है वहां पर। बावजूद इसके जो बातचीत है जिस तेजी से शुरुआत में आगे बढ़ रही थी, अब एक तरह से कहें तो थोड़ी सी थम गई थी बीच में। अब बातचीत दोबारा से शुरू हुई है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि बातचीत गति पकड़ेगी और जो टाइमलाइन तय किया गया था फॉल विंटर, उसको देखते हुए एक कह सकते हैं कि बातचीत एक अर्ली हार्वेस्ट या कह सकते हैं कि एक इनिशियल डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब खबर बिहार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए जो अवसर देने के लिए उसकी शुरुआत हो सके, इसके लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। इस योजना पर फिलहाल कुल 7500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि अगर इस पैसे का इस्तेमाल कर महिला कोई रोजगार खड़ा करती है तो अगले 2 लाख तक की मदद भी उसे मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं से कहा कि आरजेडी के राज में सबसे ज्यादा दिक्कतें महिलाओं ने ही झेली हैं, लेकिन अब उनके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश उनकी सुख समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो,
बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च जरूर किया है, लेकिन चुनाव के बाद किसी को पैसा नहीं मिलेगा। माई बहन योजना का नकल कर बिहार के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने लड़ाकू विमान MiG-21 की सेवाएं आज से समाप्त हो गई हैं। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से MiG-21 को आज अंतिम विदाई दी गई, जहां एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। आपको बता दें, 1963 में सेवा में शामिल हुए सुपरसोनिक जेट ने 62 वर्षों में कई युद्ध लड़े। MiG-21 ने 1965 और 1971 के युद्ध के अलावा करगिल वॉर और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई। अब इसकी जगह तेजस LCA Mark 1A को सेवा में लाया जाएगा। रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए। जब MiG-21 की बात होती है, अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना 60 साल पुराने विमान उड़ा रही थी। मैं इस अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1960 और 1970 के दशक में जो MiG-21 विमान हमारी आर्म्ड फोर्सेज के पास आए थे, वह बहुत पहले ही सेवा से बाहर हो चुके हैं, और जो MiG-21 विमान आज तक हम उड़ा रहे थे, वे मैक्सिमम 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष पुराने हैं। 40 साल की लाइफ टाइम ऐसे एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड में बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। नवरात्रि वीकेंड पर क्या प्लान है आपका, और क्या आप जानते हैं इस बार नवरात्रि में गरबा के ट्रेंड कौन से हैं, किस तरह से आसानी से आप गरबा सीख सकते हैं। इसी पर ही चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में होगी शाम 5:57 पर। जरूर देखिए, नवरात्रि का त्योहार, हो जाओ तैयार। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।